Hello everyone, I am Mrityunjay Singh and I welcome you to Geology Concepts. जैसे कि आप देख सकते हैं आज की क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जिसमें हम करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे राइट सो इट विल बी अ वीकली बेस्ड क्लास मतलब पूरे हफ्ते में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके रेलिवेंट है पेपर से रिलेटेड हैं उनको हम एक क्लास में कंपाइल करेंगे और उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जैसे कि अगर मैं आज की क्लास की बात करूं तो स्टार्टिंग फ्रॉम दी अक्टूबर मंथ ठीक है अक्टूबर मंथ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सो 1 अक्टूबर से लेके 7 अक्टूबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सो विद दैट नोट चलिए अपनी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं चलिए अगर मैं बात करता हूँ करंट अफेयर्स की तो करंट अफेयर्स के साथ हमारे पास दो मेजर प्रॉब्लम पहली प्रॉब्लम क्या है पहली प्रॉब्लम ये है कि इसका डेफिनाइट सिलेबस नहीं बात की जाए तो इसका डेफिनाइट आपको सिलेबस देखने के लिए नहीं मिलता है करंट अफेयर्स की जब मैं बात करता हूँ ठीक है क्योंकि अगर आप करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने जाएंगे तो आपको इन सारी थीम्स का जो है वो आइडिया लेना पड़ेगा और वो भी रेगुलरली फॉर 6 मंथ जिसमें आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी कल्चर हेरिटेज सोशल इश्यूज और कुछ ऐसी भी थीम्स होंगी जो मिसलेनियस में आपको काउंट की जाती है तो जनरली ये पर्सपेक्टिव है अगर आप खुद भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही वेग एरिया से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो कोई ऐसा यूपीएससी ने कोई ऐसा डेफिनाइट सिलेबस यहाँ पे फॉर्मुलेट करके नहीं दिया है आप ठीक है सेकंड पॉइंट है लोगों को लगता है इसका आरओआई बहुत कम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ठीक है आरओआई का मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब आप जितना पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को उससे कम इसके क्वेश्चन आते हैं विच इज पार्शियली ट्रू ठीक है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो हार्डली आपको 4 to 5 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स होंगे ठीक है तो जिसकी वजह से इसका एक ऐसा पर्सपेक्टिव बनता है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है यार 6 मंथ तक आप सारे गवर्नेंस इकोनॉमी इंटरनेशनल रिलेशंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी जैसी थीम्स को अगर आप कवर करेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली या कोई एक ऐसी मैगजीन पढ़ने की कोशिश करेंगे या कहीं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस पे रिलाई करेंगे तो इट विल बी अ हेफ्टी टास्क एक तो और दूसरा बर्डन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा रिटेन करने का जो इसका आपके पास कैपेबिलिटीज हैं वो बहुत चैलेंज होती है इस सब्जेक्ट में ठीक है तो ऐसा एक इमेज करंट अफेयर्स के साथ रहती है हमेशा ठीक है बट व्हाट वी आर डूइंग इज हम इन दोनों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहली बात तो जो हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं इट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर एंड टू द पॉइंट ठीक है मैं कोशिश करूंगा जितना भी हमारे एक्सपीरियंस है जितना भी हम एनालाइज कर पाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को उनके बेस पे ही हम क्या है अपने करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करें तो हम अपने करंट अफेयर्स को इन सारी थीम्स में कैटेगराइज करेंगे बट इट विल बी अ कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस जिसमें हर एक थीम को इस थीम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है उन चीजों को ही हम डिस्कस करेंगे रादर गोइंग फॉर 5,000 करंट अफेयर्स 500 करंट अफेयर्स मैं आपको कोई ऐसी लिस्ट नहीं दूंगा यहाँ पे कि आप ये 500 करंट अफेयर की लिस्ट लर्न कर लीजिए या याद कर लीजिए या समझ लीजिए जिसकी जो कि आपके पेपर के लिए रेलिवेंट हो राइट सो वी विल हैव अ कंसाइज सोर्स ठीक है ना हमारे पास कंसाइज मटेरियल रहेगा कंसाइज सोर्सेज रहेंगे हम एक दो पेपर को ही फॉलो करेंगे जो कि आपके जिसमें से आप हाई यील्ड जो कंटेंट है वो आप निकाल सकते हैं जैसे हिंदू हो गया इंडियन एक्सप्रेस हो गया ठीक है इन सब के हम यहाँ पे आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे ठीक है सेकेंड थिंग इज आरओआई की जब मैं बात करता हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की तो यस पार्शली ये सही है कि डायरेक्ट करंट अफेयर्स आपके पेपर में आपको देखने के लिए ना मिले बट आपका जो पेपर होता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से ड्रिवन होता है ठीक है जो आपका पेपर सेट होता है तो उसमें जो थीम्स आती हैं जो टॉपिक्स आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपके करंट जो न्यूज चल रही है या जो आपके करंट जो कंट्री के या इंटरनेशनल अफेयर्स है वो कहीं ना कहीं वहां से इन्फ्लुएंस होकर ही आपका पेपर जो है वो सेट किया जाता है इन एवरी रिस्पेक्ट चाहे वो पॉलिटी गवर्नेंस हो चाहे आपका हिस्ट्री हो चाहे आपकी ज्योग्राफी हो तो वहां से क्वेश्चंस जो है भले ही करंट अफेयर से डायरेक्टली आपको देखने के लिए ना मिले
बट आपसे करंट अफेयर ड्रिवन क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी बात हम आने वाले स्लाइड्स में भी करते रहेंगे रेगुलरली, ठीक है। तो हम अपने बेसिक और स्टैटिक पोर्शन को भी रिवाइज करेंगे, जो कि हमारे करंट अफेयर से लिंक्ड होगा, ठीक है, विच इंक्रीजेस द आरओआई ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट का आरओआई ऐसे बढ़ाया जाता है और ये ऐसे रेलिवेंट रहता है आपके पेपर में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने करंट अफेयर से, मतलब ये हमारी पहली क्लास है, हम वीकली इसको अपडेट करते रहेंगे। तो हम पहली क्लास में हम स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर से। पहली न्यूज है हमारा, हिमाचल प्रदेश जो है वो स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू 2021, जहाँ पे 51 इंडिविजुअल देखे गए थे या रिपोर्ट किए गए थे। कट टू 2025, यहाँ पे 83 इंडिविजुअल्स जो हैं वो रिपोर्ट किए गए हैं, विच इज अ सिग्निफिकेंट सर्च इन द पॉपुलेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। अब स्नो लेपर्ड जो है, वैसे तो एक ये नॉर्मल न्यूज है, ठीक है, बट आपको इससे रिलेटेड क्या याद रखना है, कौन कौन सी चीजें याद रखनी है। देखिए हमने नेशनल पार्क्स का एक सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें हम सारे नेशनल पार्क्स को स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उसको जाके देख सकते हैं, वहां पे हमने स्नो लेपर्ड वाले एरियाज को, जहाँ पे स्नो लेपर्ड मिलता है, ठीक है। पहली बात तो उसका आईयूसीएन स्टेटस आपको याद रखना है, इट इज वनरेबल इन कैटेगरी, ठीक है, वनरेबल कैटेगरी में। अब ये क्या है आईयूसीएन स्टेटस, और ये कैटेगरीज क्या है, ये सब आपको उन क्लासेस में मिल जाएगा। दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, स्नो लेपर्ड से मुझे याद आता है 2009, जब स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इनॉग्रेट किया गया था डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में एमएस, आपने नाम सुना होगा, एमएस नेशनल पार्क, ठीक है। उत्तराखंड का गोविंद पशु विहार, ठीक है। जिनके लिए ये नाम नए हैं वो इस सीरीज को देख सकते हैं, ताकि आपका एक रिवीजन भी हो जाए, और अगर आपके लिए नाम नए हैं तो आपका थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो 2009 में क्या हुआ था, हमारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड स्टार्ट हुआ था डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में। माना जाता है गोविंद पशु विहार से स्टार्ट किया गया था इसे 2009 में, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में है, याद रखिएगा, उत्तराखंड में, ठीक है। हेमिस में भी आपको स्नो लेपर्ड देखने के लिए मिलता है। जम्मू कश्मीर के जितने भी हमने नेशनल पार्क्स पढ़े हैं, ठीक है, वहां आपको देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी आपको स्नो लेपर्ड देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये सारी बेल्ट में आपको क्या देखने के लिए मिलता है, स्नो लेपर्ड। अच्छा, साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, सॉरी, साथ ही साथ आपको क्या याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट हमारी दूसरी भी न्यूज थी, जैसे ये तो 2009 में स्नो लेपर्ड स्टार्ट हुआ था, वैसे ही हमने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया था, ठीक है। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये सारे स्टैटिक क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था। इंपॉर्टेंट क्या है, पेपर में आपसे पूछ लेगा 1972, राजस्थान से हमने क्या स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट लेपर्ड, ठीक है। क्या स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट लेपर्ड कहाँ से स्टार्ट किया था, राजस्थान। राजस्थान के भी हम सारे जितने भी नेशनल पार्क हैं उनको कवर कर चुके हैं, चाहे वो आपका सारिका हो, चाहे वो ग्रेट इंडियन डेजर्ट हो, ठीक है। रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमने उसमें पढ़ा था, रणथंभौर पढ़ा, राइट। सो डिफरेंट हमने नेशनल पार्क को कवर किया है कॉम्प्रिहेंसिवली। स्पीशीज कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको याद आ रहा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको इस न्यूज से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए। और हिमाचल प्रदेश में आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन जो है वो थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, ठीक है। और किसने इसको रिपोर्ट किया है, वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। मूविंग अहेड, दूसरी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, हमारी 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमिक समिट जो है वो हेल्ड हुई है, वो कहाँ हेल्ड हुई है, दुबई में, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, दुबई में, जो आपका दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है, वहां पे इसको समिट को ऑर्गेनाइज किया गया था, ठीक है।
इनोवेशन इन ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमी इसका जो था वो एक तरीके से सेंस मान सकते हैं। और अगर मैं थीम की बात करूं, ठीक है, थीम भी कभी कभार आपसे पेपर में पूछ लेता है कि इसकी थीम क्या थी। तो थीम याद रखिएगा, थीम थी हमारी इनोवेटिंग, इनोवेट इनोवेशन, सॉरी, इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर फॉर फ्यूचर ऑफ द ग्रीन। ठीक है, ये इसकी थीम थी। तो थीम भी आपसे कभी कभार पूछ लेता है, तो इसलिए आप लिख लीजिए इसको। बाकी आपको ये याद रखना है, 11th वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट कहाँ की गई थी, हमारी दुबई, राइट। मूविंग अहेड, इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो न्यूज थी हमारी, एक इम्पॉर्टेंट स्कीम जो है प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च करी है, हमारे धन धन्य कृषि योजना। ठीक है, धन धन्य कृषि योजना, जिसमें 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, जिसमें एग्रीकल्चर के लिए 36 स्कीम्स जो है वो इम्प्लांट की जाएंगी, मतलब उसमें प्रपोज की जाएंगी। 11 डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से 36 स्कीम्स को कंबाइन करके इन 100 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर बूस्ट जो है कंट्री में वो एनहेंस होगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आपका वेदर इस बार का कितना डेवेस्टेटिंग रहा है क्रॉप्स के लिए। ठीक है, आपने देखा पंजाब में, और जितने भी हमारे फ्रूट बास्केट को कितना इम्पैक्ट किया है, जितने भी हमारे एरियाज हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोफाउंडली प्रैक्टिस किया जाता है, उन एरियाज में वेदर की वजह से, वेदर क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से इस बार बहुत हार्म पहुंचा है। तो ये जो धन धन्य कृषि योजना है, इसी के लिए निकाली गई है, जिसमें यूपी के 12 डिस्ट्रिक्ट जो है, यूपी ने एक्चुअली इसमें टॉप किया है। इस लिस्ट में टॉप नंबर पे कौन सा स्टेट है? यूपी, उत्तर प्रदेश, राइट, जिसके 12 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। महाराष्ट्र के 9 डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी 8 डिस्ट्रिक्ट्स में इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फोर ऑब्जेक्टिव क्या है? एनहेंस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, प्रमोट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास एक टॉपिक निकल के आ रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कि हमें अपनी कंट्री में क्रॉप्स का डाइवर्सिफिकेशन बहुत कंपलसरी कर दिया गया है। आगे भी हम पढ़ेंगे कि एक स्कीम निकाली गई है जिसमें एमएसपी को इंक्रीज कर दिया गया है फॉर राबी क्रॉप्स। ठीक है, राइस फेलो एरियाज में जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, इस बार खैर उसके बारे में आगे बात करेंगे। एनकरेज सस्टेनेबल फार्मिंग, इम्प्रूव पुअर हार्वेस्ट स्टोरेज एट पंचायत एंड ब्लॉक लेवल। ठीक है, तो पंचायत और ब्लॉक लेवल पे जो स्टोरेज एरियाज होते हैं क्रॉप्स के लिए, उनको इम्प्रूव किया जाएगा, राइट। एक्सपेंड इरिगेशन फैसिलिटीज, फैसिलिटिंग लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म क्रेडिट्स फॉर द फार्मर्स। ठीक है, अच्छा, आपको पता है याद क्या रखना है? 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे एलोकेट किया गया है, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया है बाय द गवर्नमेंट, और हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान जो है वो प्रपोज किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपको इसका मैंने आपको जेस्ट दे दिया है, जो आपको पेपर के लिए याद रखना है। 29 स्टेट एंड यूटीज में से 100 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है, राइट। स्कीम का याद रखेंगे, धन धन्य कृषि योजना। फिर हमारी दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज आती है ग्रैंड मास्टर, जो चेस एक इंपॉर्टेंट हमारे पास, आप देखते हैं कि बार बार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पे चेस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो 62 नेशनल चेस चैंपियनशिप जो अभी रिसेंटली कराई गई थी तमिलनाडु में, ठीक है, उसमें ग्रैंड मास्टर पी इनियन पी, ग्रैंड, शायद मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ, बट ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है,
सो इनको क्या, ये रहे हैं चैंपियन, ठीक है, इस 62nd नेशनल चेस कंपटीशन के। विगनन यूनिवर्सिटी में इसको ऑर्गेनाइज करवाया गया था, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। विल चाइना कैप्चर द इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट? नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइजर, पहले तो इसको समझ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, ठीक है। इफ पॉसिबल मैं इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, यू कैन गो एंड विजिट इट, ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। बेसिकली आप देख रहे हैं कि सोलर और विंड एनर्जी के बाद हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं ग्रीन एनर्जी को और इम्प्रूव करने के लिए कंट्री में, ठीक है, और एफिशिएंट हमारे पास सोर्सेज होने चाहिए ग्रीन एनर्जी के लिए, सो दैट कि हम कार्बन एमिशन कर रहे हैं, जो हम फॉसल फ्यूल को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, उसको कम किया जा सके। हम क्यों कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल पे, अभी भी क्यों डिपेंडेंट है? बिकॉज हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स नहीं है ग्रीन एनर्जी के, इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव्स जो compete कर सके हमारे इन फ्यूल से, ठीक है। फॉसिल फ्यूल से कार्बन जिसमें एमिशन बहुत ज्यादा होता है, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट बहुत डेवास्टेटिंग होते हैं, इनसे compete कर सके ऐसा कोई हमारे पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल नहीं है। तो हम उसी को सर्च कर रहे हैं, जिसमें चाइना जो है इलेक्ट्रोलाइजर मार्केट में अभी कैप्चरिंग करने की स्टेज पे आ चुका है, मतलब डोमिनेट करने की स्टेज पे आ चुका है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइजर क्या होता है आपको पता ही है, आपने बेसिक साइंस बुक्स में पढ़ा ही होगा इसको। इलेक्ट्रोलाइजर इज अ डिवाइस दैट यूज इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी टू ड्राइव केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। बेसिकली ये स्प्लिट कर देता है कंपाउंड को इन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्ट्रोलाइजर सबसे ज्यादा काम आता है हाइड्रोजन को स्प्लिट कर, वाटर को स्प्लिट करने के लिए बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमें हाइड्रोजन का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलता है। हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, एज अ ऑल्टरनेटिव ग्रीन एनर्जी हमें देखने के लिए मिलती है, ठीक है, फॉर फ्यूल सेल्स। जैसे कि आप जानते ही है चाइना में हाइड्रोजन ट्रेन जो है वो रन करती हैं, तो उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है ये हमारा, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, क्लीन एनर्जी एप्लीकेशन, इन सब के लिए हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। मेडिकल ऑक्सीजन भी यहाँ से प्रोड्यूस की जा सकती है, तो उसके लिए भी एक एसेंशियल हमारे पास इक्विपमेंट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइजर, ठीक है। एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जो ऑक्सीजन यूज की जाती है वो तो होती है, ठीक है। मेटल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, नाउ दिस इज द एरिया वेयर चाइना डोमिनेट। तो आप जैसे देख सकते हैं कि यूएसए ने अभी टैरिफ, जो उनकी एक पॉलिसी है जहाँ पे वो टैरिफ जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, जिसका काउंटर पार्ट बनता है चाइना, और वो क्या करता है रेयर अर्थ एलिमेंट, REE, रेयर अर्थ एलिमेंट को ब्लॉक कर देता है, मतलब उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा देता है, ठीक है। टैरिफ आप जानते ही हैं कि टैक्स बढ़ा देना, ठीक है, टैरिफ बढ़ा देना, जिसका इम्पैक्ट चाइना पे पड़ने लग गया था, जिसके अगेंस्ट चाइना ने क्या करा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बिकॉज चाइना डोमिनेट करता है इस मार्केट को। अप्रोक्सीमेटली 93% जो है वो चाइना ही डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि चाइना एक तो R&D पे, रेयर अर्थ एलिमेंट के R&D पे, रेयर अर्थ एलिमेंट से मेरे कहने का मतलब है जो आपके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में जो मेटल यूज होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास 17-18 एलिमेंट्स है जिन्हें हम रेयर अर्थ एलिमेंट कहते हैं। इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बट इन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया क्योंकि चाइना एक्सप्लोरेशन में इन मेटल्स के बहुत एडवांस है, और रिफाइनिंग में भी। तो यहाँ पे रिफाइनिंग की जब बात आती है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर जो है मार्केट, इसमें भी चाइना जो है वो बहुत आगे है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो मेटल एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल लाइक एल्यूमिनियम एंड कॉपर, इनके इलेक्ट्रोलिसिस के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइजर। क्लोरीन एल्काली प्रोडक्शन फ्रॉम सॉल्ट वाटर, ब्राइन से हमने बहुत बेसिक 10th क्लास में केमिकल रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है, तो आई गेस आपको पता होगा, राइट। एनर्जी स्टोरेज में भी हेल्प करता है, कन्वर्ट सरप्लस रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इनटू हाइड्रोजन फॉर लेटर यूज, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये अभी रिसेंटली अभी न्यूज में है, ठीक है, सॉरी, रिसेंटली अभी न्यूज में है, तो आपको इन सब बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मूविंग अहेड, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल, आपसे डायरेक्ट ज्योग्राफी के कुछ ऐसे
पूछ लेता है। जीएसआई का अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो एल्बिडो के बारे में पूछ लेता है। तो कुछ ऐसे ज्योग्राफिकल फिनोमिना के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है जो रिसेंटली अभी न्यूज में है। तो ऐसे ही आपका इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था जिसमें फ्लाइंग रिवर्स एक टर्म यूज किया गया था ना। व्हाट इज फ्लाइंग रिवर्स? फ्लाइंग रिवर्स होता है जब लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स ट्रांसपोर्टेड इन एटमॉस्फेयर बाय विंड्स। ठीक है, वाटर वेपर्स कैसे बनते हैं आपको पता है, ठीक है। यही जब वाटर वेपर्स लार्ज वॉल्यूम में एटमॉस्फेयर में जाते हैं थ्रू कन्वेक्शन करंट। कन्वेक्शन करंट कौन से होते हैं? जब हमारा विंड का जो मूवमेंट है वो कैसा हो? वर्टिकल हो। वर्टिकल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। ठीक है, हमने काफी बार इसके बारे में भी डिस्कस किया है अपनी ज्योग्राफी की क्लासेस में। सो कन्वेक्शन करंट आपको पता है। तब ये जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर्स है ये एक फिनोमिना दिखाते हैं एरियल रिवर का, जहां पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर आपको पता है कि इस ओशन के पास, रिवर्स के पास वॉल्यूम ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है, और वहां पे जब इवेपोरेशन होता है तो ये फ्लाइंग रिवर का फिनोमिना हमें देखने के लिए मिलता है प्रोमिनेंटली। ये बात की जा रही है अमेजोन रिवर की। अमेजोन रिवर आपको पता है कि यहाँ से कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू के रीजन से ब्राजील में ही अपना डेल्टा फॉर्म करती है टुवर्ड्स दी एटलांटिक ओशन। ठीक है, एटलांटिक ओशन में ही अपना ड्रेन फॉर्म करती है। ठीक है, ये ड्रेन होती है एटलांटिक ओशन में। मूविंग अहेड, यही जब वाटर वेपर हवा में उठते हैं तो इनको एक्वायर कर लेते हैं ट्रेड विंड्स। नाउ ट्रेड विंड कैसे मूव करती है? सपोज ये हमारा इक्वेटर है, तो ट्रेड विंड हमारी कैसे मूव करेगी? टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट टू वेस्ट। तो आप ये जो डायरेक्शन देख रहे हैं ये ऐसे आपको देखने के लिए मिलेगी। विंड की डायरेक्शन ऐसे देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है? ये आपके साउथ अमेरिका की बात हो रही है। ये भी याद रखिएगा, अमेजोन रिवर से आप वैसे समझ चुके होंगे। खैर हम इसके ऊपर एक वर्ल्ड मैपिंग की क्लास हम करेंगे ही, तो उसमें भी आपको ये चीजें हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, दिस मॉइस्चर कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रेनफॉल इन ला प्लाटा बेसिन, जिसे रायो दी ला प्लाटा बेसिन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि कभी कभार आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अच्छा, अब इस बेसिन में कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड रहती है? मतलब ये एक बेसिन है, एक टाइप का आप बेसिन समझ पा रहे होंगे। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज इंक्लूडेड रहती है? अर्जेंटीना, सारी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। बोलिविया, अगर आपने मेरे साथ वर्ल्ड मैपिंग की क्लास करी है तो आपको ये कंट्रीज टिप्स पे याद होंगी। ठीक है, बोलिविया, ब्राजील, ब्राजील, पराग्वे एंड यूराग्वे। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी कंट्रीज किसका पार्ट फॉर्म करती है? रायो दी ला प्लाटा बेसिन का, जिसे हम ला प्लाटा बेसिन यहाँ पे एड्रेस भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे रिवर, यहाँ पे रेनफॉल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यही फ्लाइंग रिवर रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। ठीक है, अमेजोन के बेसिन से बहुत दूर तक यहाँ पे बारिश होती है। ठीक है, कैचमेंट एरिया से बहुत दूर तक बारिश होती है। Flying rivers are crucial for regulating rainfall pattern, agriculture, water security. Similar atmospheric river exists globally, but Amazon flying river are among the most studied due to their role in sustaining ecosystem and human population across साउथ अमेरिका। मतलब ऐसी रिवर्स काफी सारी जगह आपको देखने के लिए मिल सकती है, बट बहुत प्रोमिनेंट फिनोमिना आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है? अमेजोन रिवर के अराउंड ये फिनोमिना आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ब्राजील हो गया, इवन डिस्टेंट एरियाज में भी ये बारिश के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है। ठीक है, जब ये डिस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, अब जैसे कि ये न्यूज है, ये न्यूज किस बारे में है कि ये जो फ्लाइंग रिवर है ये वीकेन हो रही है, ट्री लॉस की वजह से इवेपोरेशन कम हो रहा है। ठीक है, सीवियर ड्रॉट की कंडीशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रही है। जब ये डिस्ट्रक्ट होती है तो आपको ड्रॉट जैसे डिजास्टर्स, क्लाइमेट इंस्टेबिलिटी जैसे डिजास्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो इस चीज के लिए ये आर्टिकल लिखा गया था, यू कैन रीड दिस। बट आपको फ्लाइंग रिवर के बारे में पता होना चाहिए, इस फिनोमिना के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्या है? एक आई मैप मिशन है नासा का।
जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है कुछ टाइम पहले ही। आईमैप मिशन बेसिकली क्या कर रहा है, ये मैपिंग कर रहा है हेलियोस्फेयर की। नाउ व्हाट इज हेलियोस्फेयर? हेलियोस्फेयर हमारा क्या है? इट इज अ वास्ट बबल लाइक रीजन। जो हमारी गैलेक्सी है उसके अराउंड एक वास्ट बबल रीजन है, जो काफी सारी चीजों से मिलके बना है। ठीक है, काफी सारी चीजें कौन कौन सी, देखिए ये जो वास्ट रीजन आप देख रहे हैं, ये क्या है? हेलियोस्फेयर है। ये जो आप वास्ट रीजन देख रहे हैं, सारा क्या है? हेलियोस्फेयर। इसके काफी सारे कंपोनेंट होते हैं, हेलियोपॉज, ठीक है, हेलियोस्फेयर, हेलियोसेल। बट ये बनता किस किस से है? सोलर विंड प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड, न्यूट्रल एटम्स, कॉस्मिक रेज, इन सब के अमेलगमेशन से ये बबल हमारे किसके अराउंड है? हमारी गैलेक्सी के अराउंड है। ठीक है, अभी आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है, अच्छा ये प्रोटेक्ट किससे करता है हमें? ये प्रोटेक्ट करता है हमें हार्मफुल कॉस्मिक रेज से, जिसे जिसे हम गैलियटिक कॉस्मिक वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, ये इससे हमें प्रोटेक्ट करता है। अच्छा, एक प्रोटेक्टिव सिस्टम अर्थ के पास अपना है, वो कौन सा है? मैग्नेटिक फील्ड, जो सोलर रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करता है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा दोनों में। बट हाँ, ये जो वर्ड है ये आपको पता होना चाहिए, हेलियोस्फेयर। ठीक है, एक टाइप का बबल है जो अराउंड करता है हमारे किसको? गैलेक्सी को अराउंड करता है। ठीक है, इसकी मैपिंग कर रहा है नासा इस मिशन में, आई मैप मिशन में। क्यों? क्योंकि इसका जो बाउंड्री होती है वो वेल डिफाइंड नहीं होती। मतलब ऐसा कोई रीजन नहीं होता कि अच्छा ये हेलियोस्फेयर की बाउंड्री है, इसके बाद जो है हमारा जो है स्पेस जो है वो लग जाता है। ऐसा कोई बाउंड्री, फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो उसी की मैपिंग के लिए ये जो प्रोजेक्ट है, एक जो मिशन है, ये बनाया गया है। ठीक है, इट एम टू एक्सप्लोर हेलियोस्फेयर वास्ट प्रोटेक्टिव बबल फ्रॉम formed by solar wind around our solar system। ये चीज आपको पता होना चाहिए। IMAP will help scientists understand how the charged particle travel and accelerate in space. This knowledge is crucial for whether predicting and protecting Earth's technology and astronaut। मतलब जितनी भी हमारी जो ये सैटेलाइट्स वगैरह हैं, हमारे जो मिशन होते हैं, स्पेस मिशन मिशंस होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत क्रूशियल है कि हमें हेलियोस्फेयर के बारे में पता हो। तो ये टर्म आपको पेपर के लिए पता होनी चाहिए। IMAP कैरीज 10 स्पेशलिस्ट इंस्ट्रूमेंट। अगर आप पढ़ना चाहें इनके बारे में तो आप पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, दीज इंक्लूड्स एनर्जेटिक न्यूट्रल एटम डिटेक्टर्स, IMAP LO, IMAP High, IMAP Ultra that capture neutral atoms formed when charged ion gains electrons। ठीक है, तो टुगेदर दे प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ हेलियोस्फीयर। मतलब ऐसे 10 स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट जो है वो एक जब ये आपस में मिलके जो रिपोर्ट बनाते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव व्यू बनाते हैं किसकी? हेलियोस्फीयर इन्वायरमेंट की। ठीक है, तो इसी की मैपिंग के लिए इसी को स्टडी करने के लिए नासा का मिशन है आई मैप। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इससे मिलता जुलता ही एक और हमारे पास मिशन अभी रिसेंटली न्यूज में रहा है, उसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको, नासा का कैसिन। ठीक है, ये भी किसका मिशन है? नासा का, राइट। ये मिशन किसके लिए था? ये आप लिख लीजिए। ये थोड़ा सा पुरानी न्यूज हो गई। देखिए, हम सिर्फ वीकली करंट अफेयर्स को कैप्चर नहीं कर रहे, हम यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे। मतलब कुछ ऐसे करंट अफेयर्स को भी हम पढ़ेंगे जो शायद 1-2 महीने पुराने हो या 1-2 साल पुराने हो, जो अभी रेलिवेंट हो आपके पेपर के लिए। तो कुछ 1 महीने पहले की ये न्यूज है। ठीक है, ये किसके लिए मिशन था नासा का? टू एक्सप्लोर सैटर्न एंड इट्स मून। इनको स्टडी करने के लिए ये नासा का दूसरा मिशन जो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। हेलियोस्फेयर आपको आई गेस समझ आ गया होगा। नाउ द इम्पोर्टेंट न्यूज, इंडियन ओशन मिनरल एक्सप्लोरेशन पुश। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि इंडिया जो है कार्ल्सबर्ग रिज, जो हमारी किस किस के बीच में है? सोमालियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में एक मिड ओशनिक रिज है। ठीक है, जहां से
सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, आपने एक फिनोमिना सुना होगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो इंडिया और सोमालियन प्लेट के बीच में कौन सी प्लेट है? कार्लसबर्ग रिज, ठीक है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे इंडिया जो है वो एनसीपीओआर के साथ, मतलब एनसीपीओआर के द्वारा यहाँ पे ओशन में पीएमएस, कौन से? पीएमएस, पॉली मेटालिक सल्फाइड जैसे मिनरल्स को एक्सप्लोर करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट इज पीएमएस, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बट आपको पेपर पर्सपेक्टिव से क्या पता होना चाहिए? एक तो कार्लसबर्ग रिज पता होना चाहिए, मिड ओशनिक रिज है बिटवीन सोमालियन प्लेट और इंडियन प्लेट, ठीक है। मेडागास्कर के नॉर्थ में आपको देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। और अरेबियन सी, जो इंडिया का अरेबियन सी है, जहां पे आपका लक्षद्वीप पड़ता है, उसके आपको साउथ वेस्ट में आपको ये रिज देखने के लिए मिलती है, ठीक है। इस रिज के बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरा, इंडिया ने ये जो साइन किया है, ये किसके साथ साइन किया है ये डील? इट इज अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इट इज ऑटोनॉमस अथॉरिटी, ठीक है। आईएसए क्या है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ठीक है। आईएसए की जब मैं बात करता हूं, तो ये जो डील साइन हुई है, मतलब ये जो एक्सप्लोरेशन, ओशन मिनरल एक्सप्लोरेशन जो साइन हुआ है, ये किसके साथ साइन हुआ है? आईएसए के साथ, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ। नाउ व्हाट इज आईएसए? आईएसए इज अ ऑटोनॉमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट एलोकेट्स साइट्स ऑफ मिनरल एक्सप्लोरेशन, ठीक है। क्या करता है? ये मिनरल्स एक्सप्लोरेशन की साइट्स को एलोकेट करता है इन एन इंटरनेशनल वाटर अंडर, ठीक है। जो ये इंटरनेशनल वाटर होता है, इंटरनेशनल वाटर कौन सा होता है? जो किसी कंट्री के बॉर्डर पे ना हो, मतलब किसी कंट्री का उस पे रूल ना, डायरेक्ट रूल ना हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बॉर्डर बोलते हैं। जैसे इंडियन ओशन जो है, आफ्टर द ई ईजेड, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इंडिया की बाउंड्री खत्म हो जाती है, उसके बाद इंटरनेशनल हमारे पास क्या लग जाता है? इंटरनेशनल ओशन लग जाता है, इंडियन ओशन, ठीक है। तो इसमें अगर आपको एक्सप्लोरेशन करना है, तो आपको आईएसए किस जगह पे आपको करना है, तो उसके लिए आपको किसकी हेल्प चाहिए होती है? आईएसए की हेल्प चाहिए होती है ना। आईएसए क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऐसी मिनरल एक्सप्लोरेशन साइट्स को एलोकेट करता है। किसके अंडर? किसके अंडर? अंडर द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ऑन द लॉज ऑफ सी, जिसे हम क्या बोलते हैं? यूएन क्लॉज, यूएन क्लॉज। देखिए यहाँ कहीं इसके बारे में लिखा हुआ भी होगा। हाँ, इट एलोकेट्स द साइट्स फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ सी, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मैंने कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये आर्टिकल जो है नीचे मैं आपको इसका लिंक दे दूं, तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। बट ये जो प्लान है, ये थ्री फेजेस प्लान। इसमें इंडिया सबसे पहले क्या करेगा? सर्वे करेगा टू लोकेट द पीएमएस डिपॉजिट्स। नाउ पीएमएस डिपॉजिट्स बेसिकली कुछ ऐसे हमारे डिपॉजिट्स होते हैं जो स्ट्रेटेजिक मिनरल्स में काउंट होते हैं, जैसे कॉपर हो गया, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। रेयर एंड प्रीशियस एलिमेंट, ये इस रिज के अराउंड आपको देखने के लिए मिलता है। इस रिज में आपके पास क्या होती है? एक हाइड्रोथर्मल वेंट्स भी है, ठीक है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। इस रिज के अराउंड आपको क्या देखने के लिए मिलती है? हाइड्रोथर्मल वेंट्स देखने के लिए मिलती है। यहाँ से तो आपको पता है कि यहाँ से जो है नीचे का जो आपका मैग्मा और लावा है, ये कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहता है। फ्लोर जो है वो एक्सपेंड करता रहता है किसी भी रिज के अराउंड। हमने प्लेट टेक्टोनिक में इसके बारे में डिस्कशन किया ही है, ठीक है। यहीं पे आपको हाइड्रोथर्मल वेंट भी देखने के लिए मिलता है, ठीक है। हाइड्रोथर्मल वेंट मतलब पानी के जो गरम गरम आपके वो होते हैं, वेंट्स होते हैं, जो नीचे से हॉट वाटर आपके वेंट्स आते हैं। इनके अराउंड ही आपको क्या देखने के लिए मिलता है? कुछ स्ट्रेटेजिक मिनरल्स देखने के लिए मिलता है, बेसिकली पॉलीमेटालिक सल्फाइड, पीएमएस मिनरल्स, ठीक है। स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर और रेयर एलिमेंट्स, तो इनको एक्सप्लोर करने के लिए इंडिया ने किसके साथ डील साइन करी है? आईएसए के साथ, ठीक है। अब ये थ्री फेज प्लान है। पहले फेज में हम एलोकेट करेंगे पीएमएस डिपॉजिट्स कहाँ पे है, मतलब ये मिनरल डिपॉजिट एक्चुअली में कार्लसबर्ग रिज में है कहाँ पर। सेकंड में हम नियर सी बेड अपने एयूवीज को भेजेंगे। नाउ व्हाट इज एयूवीज?
ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, ठीक है। एयूवीज के आपकी फुल फॉर्म पूछ सकता है या आपको इस आर्टिकल से आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है, ठीक है। एंड रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, आरओवीज, आरओवीज रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स, ठीक है। थर्ड फेज में हम क्या करेंगे, रिसोर्स इवेल्युएशन ऑफ आइडेंटिफाइड साइट्स, ठीक है। उस साइट में रिसोर्स का इवेल्युएशन करेंगे, मतलब हमें एक्सप्लोर करना भी चाहिए, हमें मिनरल्स लेके भी आने चाहिए। क्या पैसा लगाना इसमें किफायती होगा, क्या प्रॉफिटेबल होगा या नहीं, ठीक है। तो ये थर्ड हम फेज में इसको एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कुछ मेन टॉपिक्स थे, मतलब इस मैं अगर आपको जस्ट बताऊं तो कार्ल्सबर्ग रिज आपको पता होना चाहिए, आपको एयूवीज पता होना चाहिए, आरओवीज पता होना चाहिए ना। एयूवीज और आरओवीज से आपको एक एक याद आ रहा होगा, एक व्हीकल का नाम जो रिसेंटली कुछ पिछले आई गेस 6 मंथ पहले न्यूज में था, मत्स्या। लिख लीजिएगा इसको, क्या पता पेपर में आपके पूछ लिया जाए। मत्स्या, मत्स्या इज अ अंडर डेवलप्ड डीप सी व्हीकल। इट इज वेरी क्रूशल, ठीक है। क्योंकि ये जो रिज है, जो ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स के अराउंड जो हम ये सर्वे कर रहे हैं, जो रिज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है कि इसके फ्लोर्स जो हैं वो अनइवन होते हैं, ठीक है ना। मतलब आपको प्लेन सरफेस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, काफी ऊबड़ खाबड़ यहाँ पे जो टेरेन होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। तो यहाँ पे एयूवीज को ऑपरेट करना, आरओवीज को ऑपरेट करना, ये बहुत चैलेंजिंग होगा, ठीक है। और यहाँ से सी फ्लोर स्प्रेडिंग तो हो ही रही है, सोमालियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कार्लसबर्ग रिज किस किस के बीच में पड़ती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि इंडियन ओशन में अब हम क्या कर रहे हैं, मिनरल एक्सप्लोरेशन को पुश कर रहे हैं, मतलब इंडियन ओशंस में हम मिनरल्स को ढूंढने की कोशिश हमने स्टार्ट कर दी है। आफ्टर वी नो द फैक्ट कि चाइना जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स पे काफी ज्यादा होल्ड कर चुका है, जैसे हमने बात करी है। और उसके रिस्ट्रिक्शन से इंडिया को तो डबल इफेक्ट पड़ रहा है। एक तो यूएस के टैरिफ से इफेक्ट पड़ रहा है, और ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से 90% ऑफ, इवन कि आपके स्मार्टफोन में जितने भी मिनरल्स मेटल्स लगते हैं, वो सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरीज के अंडर आते हैं। तो जिसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज और काफी सारे प्रोडक्ट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो उसको ही काउंटर करने के लिए ऐसे एफर्ट्स जो है इंडियन गवर्नमेंट, इंडिया जो है अब आगे देख रहा है कि हम अपने ओशन को, इंडियन ओशन रीजन को थोड़ा सा और क्या कहते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। मत्स्या याद रखिएगा, मत्स्या एम है। तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी पीएमएस के बारे में पता होना चाहिए, पॉलीमेटालिक सल्फाइड, ठीक है। कार्लसबर्ग रिज, इंडियन ओशन रीजन, यहाँ पे कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड जैसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो है, मेटल्स जो है, स्ट्रेटेजिक मेटल्स जो है, वो हम यहाँ पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ये आईएसए के साथ हमारी सेकंड डील है, ठीक है। आईएसए के साथ हमारी कैसी डील है, सेकंड डील है। तो ये भी याद रखिएगा कि आईएसए के साथ हमारी कैसी डील है, सेकंड डील है, राइट। Moving ahead. Now, next news is Gaj Raksha app enhance the elephant monitoring in बांधवगढ़। नाउ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व है, एक जगह जो आप मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। अगेन, जो हम नेशनल पार्क की सीरीज कर रहे हैं उसमें ना सिर्फ हम नेशनल पार्क्स कवर कर रहे हैं, बल्कि हम टाइगर रिजर्व, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पीशीज, फ्लोरा, फौना, उन सबको कॉम्प्रिहेंसिवली स्टेट वाइज कवर कर रहे हैं। तो आई सजेस्ट कि आप उस सीरीज को फॉलो कीजिए, नोट्स बनाइए, रिवाइज कीजिए, एंड इट विल बी हेल्पफुल। और यहाँ पे हम उसको कनेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे बांधवगढ़ जो टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। हमने स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट पढ़ा, गोविंद पशु विहार पढ़ा, हेमिस पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो हैं ये बन सकते हैं। तो बांधवगढ़ माइट बी, देयर इज अ हाई चांस कि आपसे पेपर में पूछ ले, ठीक है। यहाँ पे एक ऐप को लॉन्च किया गया है जिसका नाम है गज रक्षक ऐप, विच एनहांस द एलिफेंट मॉनिटरिंग इन बांधवगढ़ रीजन, ठीक है। ये बांधवगढ़ रीजन में एलिफेंट की मॉनिटरिंग जो है उसको एनहांस करता है। इससे हम एलिफेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, मतलब उनके कहाँ पे वो जा रहे हैं, किस रीजन में है, क्या पॉपुलेशन है, इन सबको मॉनिटर करने के लिए
इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए एलिफेंट के साथ उसको भी हम यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये ऐप खोला गया है। नाउ इससे मेरे को अगेन क्या याद आ रहा है, मेरे को याद आ रहा है 1992 विच इज प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हमारा लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का है मध्य प्रदेश में, ये आपको याद रखना है इसके साथ साथ। नाउ नेक्स्ट न्यूज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एसएमआर के ऊपर न्यूज है। एसएमआर, एसएमआर क्या होता है? बेसिकली स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ठीक है, जो हमारे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, पावर रिएक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर ये न्यूज है, ये आर्टिकल है, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जो काफी ज्यादा हाईलाइटेड रहा है। ठीक है, एसएमआर में इंडिया जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है विद प्राइवेट सेक्टर्स टू बूस्ट दी ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, हमारे जो क्लीन एनर्जी के ऑल्टरनेटिव्स है उनको बूस्ट करने के लिए एसएमआर में, इंडियन एसएमआर में प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंक्लूड कर रहा है इंडिया। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन इंडियन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे आपने सुने होंगे न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बहुत बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, इसी के शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एसएमआर बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताऊं, बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में बताऊं, ठीक है, इसमें प्राइवेट सेक्टर्स को इंक्लूड करने की बात की गई है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा पावर्स, अडानी पावर्स, जेएसडब्ल्यू, जिंदल स्टील, ठीक है, हिंडकोल जैसी इंडस्ट्रीज जो है, इन्होंने इंटरेस्ट भी दिखाया है अपना कि हम यस वी वांट टू बिल्ड इट। ठीक है, ये किसका पार्ट है? ये इनिशिएटिव है बेसिकली भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का। भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को आपने शॉर्ट फॉर्म में पढ़ा होगा, BSMR, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। नाउ इट इज वेरी इफेक्टिव बिकॉज ये कितने इनकी कैपेसिटी क्या होती है? 30 वॉट्स टू 300 मेगावाट्स, 30 मेगावाट्स टू 300 मेगावाट्स। इसमें बेनिफिट क्या रहेगा? जैसे बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर में तो हमें यूरेनियम के बहुत अच्छे सोर्स चाहिए, रेगुलर सप्लाई चाहिए। ठीक है, बट एसएमआर में ऐसा नहीं है, ये कंसाइज यूरेनियम पे वर्क कर सकता है, मतलब इसमें आपको बहुत ज्यादा इस एलिमेंट का रिसोर्स नहीं चाहिए, इसका सोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, ऑल्सो ये इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए बहुत पावरफुल स्टेप है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इसको मतलब इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है। ठीक है, एमपीसीआईएल इसको याद रखिएगा, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कैपेसिटी इनकी 30 मेगावाट्स टू 300 मेगावाट्स पर यूनिट होती है। एडवांटेजेस की जैसे मैं बात कर रहा था, लेस स्पेस चाहिए एंड वाटर, स्पेस छोटा चाहिए, वाटर रिसोर्सेज ज्यादा नहीं यूटिलाइज होंगे। एनरिच यूरेनियम फ्यूल, लो एनरिच यूरेनियम फ्यूल पे ये काम करता है। ठीक है, decarbonizing industries, useful for decarbonizing industry and providing reliable power in the region with usable unstable renewable supply। ठीक है, तो इस बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि एसएमआर बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा पॉजिटिवली इफेक्ट करने वाला है। इसके साथ साथ आपको एसएमआर एम्बिशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। जो भारत एसएमआर प्रोजेक्ट है, ये किसके साथ करता है? एक्सपैंड क्लीन एनर्जी मिक्स, रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट्स। जो इंडिया की आने वाले जो ईयर्स है उसमें जो आइडियोलॉजी है कि हम कार्बन एमिशन को कम करेंगे, कार्बन फुटप्रिंट को कम करेंगे, तो इसके साथ ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ये अलाइन करता है। ठीक है, बिकमिंग सेल्फ रिलायंट इन न्यूक्लियर मैन्युफैक्चरिंग। स्ट्रेटेजी की इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया हैज लिमिटेड यूरेनियम, जैसे मैंने आपको बताया, नेचुरल गैस, लार्ज थ्योरियम रिजर्व्स कुड सपोर्ट लॉन्ग टर्म रिएक्टर फ्यूल साइकिल्स। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। एसएमआर हेल्प्स ब्रिज पावर गैप एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इस न्यूज से रिलेटेड आपको पता होने चाहिए। बेसिकली मैंने आपको बताना था कि व्हाट आर एसएमआरस। ठीक है, एसएमआरस में और कौन कौन से प्राइवेट सेक्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किए जा रहे हैं, ताकि इसका भी अगर इफ यू हैव एनी इंटरेस्ट तो मैं इसका आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट, बट आपको कुछ बेसिक चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। इसी के साथ इंपॉर्टेंट जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर से एक और इम्पोर्टेंट न्यूज है, इंडियाज माही
बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी रिसेंटली इसका नींव रखी है, ठीक है, रिसेंटली लेड डाउन बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। फाउंडेशन स्टोन फॉर माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक प्रोजेक्ट। नाउ माही इज अ रिवर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे अभी याद आ रहा है माही से, कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स जो है वो कट करती है, क्रॉस करती है, ठीक है, माही रिवर। तो इसके बारे में भी ये याद रखिएगा। अच्छा, माही रिवर जो है इसी न्यूक्लियर रिएक्टर का, इसी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट का सोर्स बनेगी, वाटर सोर्स बनेगी, ठीक है। तो माही का जो पानी है, माही रिवर का जो पानी है, ये इसी वाटर रिएक्टर में सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एनहांस क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन। तो आप मेरे को बताइएगा, क्या हमें क्लीन एनर्जी के लिए किस कौन सा बेटर आपको लगता है, कि हमें क्लीन एनर्जी के लिए कौन सा इस समय सूटेबल सोर्स हमारे पास एनर्जी का है, ठीक है। तो आप ये हम मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ बढ़ना चाहिए, कि आपने अभी न्यूज़ पढ़ी इलेक्ट्रोलाइजर के बारे में, ठीक है, जिसमें चाइना जो है वो कम्पीट कर रहा है, मार्केट में डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए, या हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स की तरफ थोड़ा-सा आगे एनहांस करना चाहिए, ठीक है? तो इसके बारे में आप बताइएगा मेरे को कमेंट सेक्शन में, कि आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ है। मूविंग अहेड, अब कुछ स्टैटिक वन लाइनर्स जो हमारी न्यूज़ होती है, जो इम्पोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश विन्स ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025। आंध्र प्रदेश ने क्या जीता है? प्रेस्टिजियस ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए। सिंगल लाइनर है, डायरेक्ट न्यूज़ बन सकती है। इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इंडिया ने क्या करा है? इंडिया ने ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है विद EFTA। EFTA मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, मतलब इसके जो मेंबर्स हैं वो आपस में क्या करते हैं? फ्री ट्रेड करते हैं। नाउ EFTA जो है, आपको दो चार चीजें पता होनी चाहिए, कि EFTA ये स्टैब्लिश किया गया था 1960 में बाय द स्टॉकहोम कन्वेंशन, ठीक है ना? स्टॉक होम कन्वेंशन से, ठीक है। करेंटली इसके कौन कौन मेंबर्स हैं? करेंटली इसके मेंबर्स हैं स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड एंड लाइechtenstein, लाइechtenstein, राइट। ये इसके मेंबर्स हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अब इंडिया भी इनके साथ क्या कर रहा है? 1 अक्टूबर 2025 से हमारा ये एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ है, साइंड इन 2024। दिस कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट एम्स टू deepen trade investment and cooperation between India and 4 EFTAs। 4 EFTAs मतलब स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड एंड लिंकनस्टाइन, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं जिनके साथ हमारा ये ट्रेड पार्टनरशिप हुआ है। तो थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ऑल्दो वी विल कवर इट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बात करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। इनिशियली इसमें काफी सारी कंट्रीज हुआ करती थी, जैसे ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, ठीक है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, पोर्तुगाल, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम्स, यूके भी इसका पार्ट था, ठीक है। EFTA क्या करता है? इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड अमंग इट्स मेंबर एंड हैज डेवलप्ड अ वास्ट नेटवर्क ऑफ फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड मतलब टैक्स, जो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, ड्यूटीज, टैरिफ की जो हम बात कर रहे हैं आजकल न्यूज में, उस पे विश्वास नहीं रखता है। मतलब इसके जो मेंबर्स हैं उसके इन बिटवीन अमंग्स देम ये क्या करता है? फ्री ट्रेड को प्रमोट करता है, ठीक है। इसके कुछ मेंबर्स ने, फाउंडिंग मेंबर्स ने EU को ज्वाइन कर लिया था, यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से वो इससे बाहर हो जाते हैं। और आज के तारीख में आपके पास स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड एंड लाइechtenstein जैसी कंट्रीज जो हैं, यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये कंट्रीज नहीं है, इनिशियली हुआ करती थी, पर आज के टाइम पे सिर्फ ये 4 कंट्रीज ही हैं जो EFTA के मेंबर्स की तरह काम करती है, और इंडिया ने अभी इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है
ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, टीईपी, टीईपीए, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए। खैर, मूविंग अहेड। उमेश फेस्टिवल, उन्मेष फेस्टिवल, उन्मेष फेस्टिवल, ठीक है। ये एक लिटरेचर फेस्टिवल रहा है, पटना बिहार में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 25 एंड 28 सितंबर 2025 को। द इवेंट ब्रॉट टुगेदर राइटर्स, पोएट्स, स्कॉलर्स, पब्लिशर्स फ्रॉम 15 कंट्रीज, ठीक है। आपको पता होना चाहिए ये फेस्टिवल किससे लिंक्ड है, लिटरेचर फेस्टिवल से लिंक्ड है। कहाँ ऑर्गेनाइज किया था, पटना बिहार में, ठीक है। पटना बिहार अभी रिसेंटली न्यूज में है। एंड ऑल्सो फॉर द इलेक्शंस, एंड ऑल्सो ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट का पहला एक चीफ, एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है, पहला चीफ गेस्ट यहाँ पे अपीयरेंस हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने, पहली बार वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे नए अभी इलेक्ट होके आए हैं, सीपी राधाकृष्ण जी, ये हमारे यहाँ पे देखे गए थे एज अ चीफ गेस्ट, ठीक है। His first visit to Bihar since assuming his office, ठीक है। This festival celebrate literature role in shaping society and encouraging the cultural unity। तो ये important हो जाता है बिकॉज हमारे वाइस प्रेसिडेंट का पहला ये गेस्ट, चीफ गेस्ट अपीयरेंस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला था, राइट। सीपी कृष्णन जी जो है हमारे नए वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता ही होगा, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको याद रख लेनी चाहिए, दैट ये जीते थे हमारे हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, कितने वोट्स के मार्जिन से जीते थे, 152 वोट्स के मार्जिन से जीते थे, राइट। अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में दोनों हाउस पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा, दोनों हाउस, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं होता है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं होता है एज पर, जो आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर भी प्लस मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी, दोनों का रोल आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नॉमिनेशन आपको पता ही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूजिंग सीक्रेट बैलेट। इनका जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किसकी तरह होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, काफी बार आप पढ़ भी चुके होंगे इसके बारे में। दूसरी बात आपको क्या पता होना चाहिए, ये अपना जो रेजिग्नेशन है, ये जो इम्पीचमेंट है, रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं, प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, ठीक है। कभी कभार पूछ लेता है, रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं, जो हमारे पिछले फॉर्मर, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे, जो हमारे अ, उन्होंने जिन्होंने अपना जो टेन्योर था वो बीच में से रिजाइन कर दिया, जो कि थे हमारे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन किसको दिया है, प्रेसिडेंट को दिया है, धनखड़ जी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात इसमें और क्या याद रखना है, रेजिग्नेशन तो प्रेसिडेंट को देते हैं, ओथ एंड एफर्मेशन भी इनका कौन कराते हैं, प्रेसिडेंट करवाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद होनी चाहिए रिलेटेड टू वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, मिनिमम एज, हाँ मैं क्या बोल रहा था, मिनिमम एज है 35 ईयर्स, ठीक है। 35 ईयर, एटलीस्ट आपको 35 ईयर्स का होना पड़ता है टू बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, टू बी नॉमिनेटेड एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन पे, इलेक्शन के प्रोसेस पे, रेजिग्नेशन पे कभी कभार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हम एक सेपरेट क्लास करेंगे जिसमें हम डिफरेंस देखेंगे कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में क्या डिफरेंस होता है। वाइस प्रेसिडेंट हमारे राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, मतलब बाय डिफॉल्ट ये क्या बन जाते हैं, जैसे आप किसी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं, वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाते हैं, हमारे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन कौन होता है, जैसे लोकसभा में आपने स्पीकर सुना होगा, स्पीकर, ठीक है, लोकसभा में आपने स्पीकर सुना होगा, वैसे राज्यसभा में हमारे पास क्या होते हैं, चेयरमैन, ठीक है, जो वहां की प्रोसीडिंग को हैंडल करते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट बाय डिफॉल्ट आप कह सकते हैं क्या बन जाते हैं, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, जिसे हम पॉलिटिकल लैंग्वेज में एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। उन्मेष फेस्टिवल आपको याद रखना है, लिटरेचर फेस्टिवल रहा है। इंडियन नेवी जल पहाड़ एक्सरसाइज, ठीक है,
इंडियन नेवी की जल प्रहार जो एक्सरसाइज है वो अभी हेल्ड की गई है। ठीक है, जल प्रहार इंडियन नेवी सक्सेसफुली कंप्लीटेड द बाय एनुअल जॉइंट एक्सरसाइज जल प्रहार विद इंडियन आर्मी। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है इसमें? इंडियन आर्मी एंड इंडियन नेवी। ठीक है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी दोनों इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, टू स्ट्रेंथन द इंटर सर्विस कोऑपरेशन, ऑपरेशनल रेडीनेस। ठीक है, वॉरफेयर कंडक्ट टू फेजेस 16 to 23 दिसंबर। इट डेमोन्स्ट्रेटेड एनहांस कोऑर्डिनेशन एंड टेक्टिकल प्रोफिशिएंसी बिटवीन नेवल एंड लैंड फोर्सेस। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जल प्रहार किस किस के बीच में होता है? इंडियन नेवी के आर्मी के बीच में एंड नेवी के बीच में। ठीक है, इंडियन आर्मी और इंडियन नेवी के बीच में। एक और एक्सरसाइज जो अभी हाल फिलहाल देखी गई है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नैट पोलरेक्स 10th, नैट पोलरेक्स 10th। ठीक है, ये किस किस के बीच में होती है ये एक्सरसाइज? इट इज ऑल्सो जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड। इंडियन नेवी एंड कोस्ट गार्ड्स। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, ये एक एक्सरसाइज बोल रखी जाती है, नेट पोलरेक्स 10। ठीक है, कहाँ हुई थी? चेन्नई में हुई थी। कहाँ हुई है? चेन्नई। ये याद रखिएगा। एक और अभी न्यूज में एक और हमारी एक्सरसाइज देखिए, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभार आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछ लिया जाता है। कोंकण एक्सरसाइज, कोंकण आई गेस। लेट अस सी। एक्सरसाइज एक्सरसाइज कोंकण 2025 अभी रिसेंटली इसको परफॉर्म किया गया है। ये किस किस के बीच में हुई है? यूनाइटेड किंगडम्स एंड इंडियन नेवी। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम्स की जो रॉयल नेवी है और इंडियन नेवी जो है हमारी, जो रॉयल है, उसके बीच में ये दोनों एक्सरसाइजेस कंडक्ट की गई हैं। एक्सरसाइज कोंकण 2025 एंड नेट पोलरेक्स आप याद रखेंगे, जल प्रहार आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हैं जो मार्टाइन रीजन में हमारे परफॉर्म की गई। मूविंग अहेड, मार्टाइन रीजन से याद आया, आईएनएस सतलज अराइव इन मॉरिशियस टू अंडरटेक 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे। हाइड्रोग्राफिक 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे जो हम मॉरिशस के साथ कर रहे हैं, उसमें आईएनएस सतलज को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पोर्ट लुइस पे ये पहुंची है आईएनएस सतलज फॉर द 18th जॉइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे बिटवीन इंडिया एंड मॉरिशस। इट इज अ स्पेशलाइज्ड हाइड्रोग्राफिक सर्वे वेसल ऑफ इंडियन नेवी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अब जब शिप की बात कर ही रहे हैं, तो एक और न्यूज आप यहाँ पे देख लीजिए। चलिए आगे देखेंगे। मूविंग अहेड, नासा इसरो का निसार सैटेलाइट जो है अभी रिसेंटली इसने लॉन्च किया गया है। ठीक है, एल बैंड रेडार पे वर्क करता है नासा इसरो निसार सैटेलाइट। ठीक है, अपर्चर रेडार रेडार है। बेसिकली करता क्या है, इट कैन गिव यू अर्थ इमेज। ठीक है, इररिस्पेक्टिव कि उसके बीच में आपका वेजिटेशन हो या आपके क्लाउड्स आ रखे हों। ठीक है, क्लाउड्स को पेनिट्रेट कर सकता है, वेजिटेशन पेनिट्रेट कर सकता है, और एग्जैक्ट जो इंडिया की मैपिंग है, वो एग्जैक्ट जो मैपिंग है, इंडिया कह रहा हूँ, एग्जैक्ट जो अर्थ की मैपिंग है, उसको आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, निसार इज अ कोलैबोरेटिव अर्थ ऑब्जर्वेटिंग सैटेलाइट मिशन बाय नासा। इंडियन स्पेस रिसर्च यानी कि इसरो लॉन्च ऑन 30 जुलाई 2025। इट इज यूज एडवांस एल बैंड सिंथेटिक एपरेचर रेडार, सार जिसे हम बोलते हैं, सार टेक्नोलॉजी। द सैटेलाइट्स प्रोवाइड डिटेल रेडार इमेज रिगार्डलेस
the weather or daylight. This capability is crucial for कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ अर्थ डायनेमिक सरफेस। ठीक है, तो उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नासा और इसरो का एक जॉइंट सैटेलाइट है जो इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर, डे लाइट, वेजिटेशन आपको अर्थ की मॉनिटरिंग करके देता है। ठीक है, तो इससे हम वाटर बॉडीज, जो आपकी लैंड का रिलीफ है, उसको समझने के लिए एक क्रूशियल सैटेलाइट इसको माना जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मूविंग अहेड, अभी एक साइक्लोन अरेबियन सी में आपको देखने के लिए मिला हाल फिलहाल, पिछले कुछ दिनों में, साइक्लोन शक्ति। नाम याद रखिएगा, किसने दिया है शक्ति नाम साइक्लोन का? श्रीलंका ने। ठीक है, श्रीलंका ने इसको नाम दिया है साइक्लोन शक्ति। ठीक है, सीवियर होता जा रहा है, पार्शली क्लाउड स्काई रेनफॉल आपको मुंबई रीजन में आपको देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, अरेबियन सी में इसको देखा गया है, मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हो रहा है? अरेबियन सी में ओरिजिनेट। खैर, मूविंग अहेड, फॉल्स स्मंट। फॉल्स स्मंट एक फंगल डिजीज है जो हमारा पंजाब में जो आपकी पैडी क्रॉप्स हैं, ठीक है, उन पे इफेक्ट कर रही है। अब ये जो डिजीज है, ये क्यों हुई है? क्योंकि हमने एंटी फंगल स्प्रे मिस कर दिया है इस सीजन का, क्योंकि मॉनसून में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ठीक है, खारिफ क्रॉप्स जो मॉनसून में उगाई जाती हैं, उसमें हमने इसको मिस कर दिया है। एज फार्मर्स मिस दिस बिकॉज, क्योंकि इतना पानी बरस रहा था, फ्लडिंग हो रहा था, जिसकी वजह से हमने ये एंटी फंगल स्प्रे मिस कर दिया, जिसकी वजह से आपको ये फॉल्स मट देखने के लिए, जो फंगल डिजीज है, वो प्लांट्स में देखने के लिए, क्रॉप्स में देखने के लिए बेसिकली मिल रही है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसको हल्दी रोग भी कहा जाता है, पेपर में आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा, हल्दी रोग इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ दी फॉलोइंग डिजीज। ठीक है, फॉल्स मट डिजीज। अच्छा, क्रॉप से याद आया, एक न्यू कॉफी प्लांट हमें देखने के लिए मिला है, कहाँ पर? वेस्टर्न घाट्स में। ठीक है, जिसका नाम है एंचिनाटा। एंचिनाटा, ठीक है, माइट बी आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, बट आप स्पेलिंग देख लीजिएगा। ये कॉफी प्लांट मिला है, इट इज हेल्पफुल। अच्छा, ये शोला फॉरेस्ट में, केरला के शोला फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट है, वहां डिस्कवर किया गया है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में, ठीक है, केरला का। इट इज ऑल्सो इफेक्टिव इन कैंसर ट्रीटमेंट। ठीक है, कैंसर ट्रीटमेंट के लिए इफेक्टिव माना जा रहा है। कॉफी की वेराइटी है, कॉफी प्लांट की वेराइटी है, जो वेस्टर्न घाट में शोला फॉरेस्ट, जो केरला के आप देखते हैं, ठीक है, वहां पे आपको देखने के लिए मिला है अभी रिसेंटली। मूविंग अहेड, बीएसएफ लॉन्चेस एआई जीएसआई पावर्ड कमांड सेंटर टू टाइटन द सिक्योरिटी अमंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बॉर्डर। ठीक है, जीआईएस आप जानते ही होंगे, अगर आप जियोलॉजी को जानते हैं, तो मैपिंग के लिए यूज किया जाता है जीआईएस, आर्क जीआईएस, क्यू जीआईएस जैसे प्लेटफॉर्म आपने सुने होंगे। ठीक है, जहां से हम मैपिंग करते हैं किसी भी एरिया की। ज्योग्राफी, जियोलॉजी में बहुत प्रोमिनेंटली यूज किया जाता है। उसी उसी का एक ऑल्टरनेटिव यूज आपको बीएसएफ के द्वारा देखने के लिए मिला गया है, कि यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इंक्लूड किया गया है इसमें। ठीक है, अच्छा, इस सिस्टम को क्या बोला जा रहा है? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, डीएसएस, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। बिकॉज ये ऑपरेशंस में हेल्प करेगा, कमांड मतलब आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा, जो बॉर्डर एरियाज है उसको अच्छे से एनालाइज करने के लिए, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ये सारी चीजें में ये जो बीएसएफ का ये जो जीआईएस पावर्ड कमांड सेंटर है, ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं आपसे? व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू एआई जीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कमांड सिस्टम लॉन्च बाय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? तो आपको पता होना चाहिए कि डीएसएस की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एक ऐसा देखने के लिए मिल सकता है। मूविंग अहेड, दूसरी खबर है हमारी, न्यू फार्मिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के काम आ रही है। राजस्थान में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है, या एक्सपेरिमेंट क्या आप एक कह सकते हैं कि फर्स्ट सक्सेसफुल व्हीट कल्टीवेशन इन एरिड लैंड।
ठीक है, यूजिंग डेजर्ट सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज सॉलिफिकेशन टेक्नोलॉजी? बेसिकली हम इसमें पॉलीमर्स और कुछ ऐसे बायो फॉर्मुलेशन को सॉइल्स के साथ मिला देते हैं, जिसके साथ हमारी जो वाटर रिटेंशन है सॉइल का, ठीक है, वाटर रिटेंशन जो है सॉइल का वो बढ़ जाता है। आपको पता है कि डेजर्ट में जो वाटर रिटेंशन है वो बहुत कम है, ठीक है, डेजर्ट मतलब एरिड सॉइल में, एरिड सॉइल में आपका वाटर रिटेंशन जो है वो बहुत कम होता है। तो इसमें हम पॉलीमर्स और कुछ सॉइल में बायो फॉर्मुलेशंस को मिला के, इंडिजीनियस बायो फॉर्मुलेशंस को मिला के एनहांस कर रहे हैं वाटर रिटेंशन सॉइल स्ट्रक्चर को, जिसकी वजह से आपका जो डेजर्टिफिकेशन होता है लैंड का, जो लैंड जो है वो बंजर जो बनने लग जाती है, एरिड बनने लग जाती है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, ये कहाँ किसने करा है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के द्वारा कंडक्ट किया गया है। ठीक है, वीट कल्टीवेट किया है उन्होंने। क्या किया है? वीट कल्टीवेट किया है। इसको क्या बोला गया है? सॉलिफिकेशन, सॉइलिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। दो न्यू स्पीशीज जो हैं अभी रिसेंटली न्यूज में रही है। एक इम्पेशेंट सिल्वा सिंगी, इम्पेशेंट सिल्वा सिंगी, राइट, जस्ट गिव मी अ मिनट, राइट, इम्पेशेंट सिल्वा सिंगी वेस्टर्न घाट में इनको यहाँ पे देखने के लिए मिली है, ये आप देख सकते हैं। नाउ इट इज अ वेराइटी ऑफ ब्लास फैमिली, राइट, ठीक है। इम्पेशेंट जो होते हैं ये किसकी वेराइटी है? ब्लास फैमिली की। आपने टच मी नॉट प्लांट सुना होगा, हिंदी में से छुई मुई प्लांट भी कहते हैं कहीं कहीं जगह पे। ठीक है, तो कुंद्रेमुख रीजन जो है कर्नाटका का वेस्टर्न घाट में, ये नई स्पीशीज जो है वो वहां फाउंड हुई है। ठीक है, कलरफुल फ्लावर्स, इम्पेशेंट सीड पॉट्स, इनके जो सीड के जो पॉट्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं यहाँ पे सीड के, ये इतनी तेज बर्स्ट करते हैं कि यहाँ से सीड्स जो है हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इम्पेशेंट। ठीक है, दैट बर्स्ट ओपन टू डिस्पर्स सीड्स इन व्हेन मैच्योर। ठीक है, टच मी नॉट और इन सब नाम से भी आपने सुना होगा। तो उसी की एक वेराइटी सिल्वा सिंगी, राइट, सो याद रखिएगा नाम। दूसरी वेराइटी है रेड आईवी प्लांट। रेड आईवी प्लांट, रेड आईवी प्लांट। नाउ रेड आईवी प्लांट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये किस लिए यूज हो रहा है? वुंड हीलिंग पैड की तरह इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, रेड आईवी प्लांट को, ऐसा प्लांट आपने देखा होगा, ये वेस्टर्न घाट्स में काफी जगह देखने के लिए मिलता है, केरला रीजन में बहुत प्रोमिनेंट है। ठीक है, तो रेड आईवी प्लांट भी क्या डिस्कवर किया गया है? इसकी वुंड हीलिंग पैड, जो इसका वुंड हीलिंग जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसको एनहांस किया गया है। ठीक है, तो ऐसे जैसे बैंडेज बनाई जाती है इस प्लांट के थ्रू भी अब आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लांट बेस्ड बैंडेजेस आपको इन फ्यूचर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, रेड आईवी प्लांट कहाँ देखने के लिए मिला है? वेस्टर्न घाट में। ठीक है, वुंड हीलिंग पैड इससे बनाया जा रहा है। वुंड हीलिंग नेचर इसकी है, इस पौधे की क्या नेचर है? चोट वोट ठीक करने के लिए काम आता है। ठीक है, मूविंग अहेड अगेन, रामगढ़ विश्वधारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टाइगर रिजर्व, सॉरी, ये अगेन इट इज इन न्यूज बिकॉज यहाँ पे आपको देखने के लिए क्या मिली है? फिशिंग कैट। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको क्या देखने के लिए मिली है? फिशिंग कैट। वैसे तो उस रीजन में का 4 कैट्स जो है वो बहुत प्रोमिनेंट है, ऑल्दो हमने इसको नेशनल पार्क वाली सीरीज में पढ़ रखा है, बट स्टिल अगर यहाँ पे दोबारा रिवाइज करना चाहें तो जंगल कैट यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट है, रस्टी स्पॉटेड कैट बहुत प्रोमिनेंट है, एशियाटिक वाइल्ड कैट और कराकल जैसी ये 4 कैट की जो वेराइटीज हैं ये बहुत प्रोमिनेंट है इस रीजन में। पर रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व जो कहाँ है आपको बताना है। अभी हमने बात करी है सारिस्का के बारे में, ठीक है, याद आ रहा होगा आपको, डेजर्ट, ठीक है, इसके बारे में याद आ रहा होगा। ठीक है, तो इन सारे जो हमने नेशनल पार्क्स पढ़े थे, किलियाडो नेशनल पार्क, ठीक है, तो ऐसे पार्क्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व के बारे में हम पढ़ चुके हैं, रणथंभौर। ठीक है, सो आपको बताना है रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है। ठीक है, नाउ फिशिंग कैट का जो आईयूसीएन स्टेटस है वो कैसा है? वनरेबल है। ठीक है, वनरेबल है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अगेन यहीं से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। वो जो स्टैटिक है हम वो पीछे का कवर तो करते हुए आ रहे हैं, पर अभी जो न्यूज में है वो भी आपको कवर करना है। बेसिकली होता क्या है कि रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लेगा कि किस तरफ पड़ता है, तो फिर बैठे हैं, ठीक है, झारखंड लगा के आ रहे हैं, मध्य प्रदेश लगा के आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व देखने के लिए मिलता है, ठीक है। मूविंग अहेड, फर्स्ट डुगोन कंजर्वेशन रिजर्व रिकॉग्नाइज ग्लोबली। पहला हमारा डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है जो मार्टाइन पार्क स्ट्रेट में, पार्क बे में आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है, मार्टाइन रीजन में इंडिया के। इसको आईयूसीएन की तरफ से एक ग्रीन फ्लैग मिल गया है, फॉर्मल रिकॉग्निशन मिल गया है कि कंजर्वेशन रिजर्व जो है इसको फॉर्मुलेट किया जाए, ठीक है। द मोशन वाज अडॉप्टेड बाय आईयूसीएन वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 हेल्ड इन अबू धाबी, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में तो अपने लेक्चर्स में कवर करेंगे, ठीक है, नेशनल पार्क्स के जो लेक्चर हैं उसमें हम डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर योर बेस्ट नॉलेज आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन रिजर्व जो है पार्क बे में, जो आपका आप देखते हैं इंडिया के साउथ में कन्याकुमारी के नीचे आपको देखने के लिए मिलता है पार्क बे, तो वहां पे आपका ये कंजर्वेशन एफर्ट जो है वो रिलीज किया गया है। कौन से एनिमल के लिए, कौन से उसके लिए, डुगोंग, राइट। तो ये याद रखिएगा। मूविंग अहेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, इंडियन नेवी कमीशन एडवांस्ड एंटी सबमरीन वेसल एंडरॉट। ये एंडरॉट जो है ये एडवांस एंटी सबमरीन वॉरफेयर वेसल है, एक शिप है, आप इसको ऐसा मान सकते हैं, ठीक है। अ, ये 80% इंडिजीनियस कंटेंट से बनी गई है, राइट। इंडियन नेवी इसको बनवा रही है गार्डन रिसर्च एंड शिप बिल्डिंग, शिप बिल्डर्स इंजीनियरिंग से, जिसे हम आपने नाम भी सुना होगा, आर GRSE, राइट। इसको बनाया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड से, ठीक है। 80% कंपोनेंट्स क्या है इसके, इंडिजीनियस है। एक आत्मनिर्भर हम लोग एक एडवांसमेंट कर रहे हैं जिसमें हम ऐसी 16 शिप्स को इंडिया ही मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। ये कैसी है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, शैलो वाटर क्राफ्ट जो शिप्स होती हैं, वेसल्स होती हैं, जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए काम आती है, ऐसी शिप्स को हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। नाउ दिस इज द सेकंड, आपको क्या नोट करना है, दिस इज द सेकंड शिप। पहली शिप कौन सी थी, फर्स्ट शिप की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट शिप थी हमारे पास आईएनएस अर्नाला, आईएनएस अर्नाला। सेकंड शिप इज इंद्रोथ, राइट। इसको नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम 6 अक्टूबर को इसको कमीशन किया गया, ठीक है। सेल्फ रेजिलियंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा ये जो 16 शिप है इसमें से 8 जो है वो JRSE बनाएगा, और 8 शिप जो है हमारा कौन बनाएगा, हमारे पास CSL, CSL मतलब कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, ठीक है। तो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, आपसे पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट शिप भी आपको याद होनी चाहिए, आईएनएस अर्नाला, ठीक है। जुलाई में इसको कमीशन किया गया था, और ये 6 अक्टूबर को आपको ये सेकंड शिप आपको देखने के लिए मिल रही है, ASWSWC, ठीक है, ASW क्लास में, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्लास की ये सेकंड शिप, ठीक है। याद रखिएगा इसको, और इसको इंडिजीनियसली बनाया जा रहा है। पहले हम लोग रशिया और काफी दूसरी कंट्रीज से हम ऐसी शिप्स को बनवाते थे, राइट, मैन्युफैक्चर करवाते थे, बट ये हमारी कंट्रीज में ही बन रहे हैं। 80% कंपोनेंट क्या है, इंडिजीनियस है, राइट। सो आत्मनिर्भर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मूविंग अहेड, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिया फर्स्ट फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ठीक है, बट एज फिजन और फ्यूजन हाइब्रिड ये पावर जनरेटर है, ठीक है। इसको क्या बोला गया है, इंडिया फर्स्ट क्या है, फ्यूजन जनरेटर,
planted to produce approximately 130 मेगावाट। टोटल में कितना बनाएगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा 130 मेगावाट। नाउ दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ठीक है ना, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जिस 130 में से 100 मेगावाट जो है ये फिजन से आएगा, एंड आपको याद रखना है 30 वॉट जो है इसमें फ्यूजन से आएगा, ठीक है। India is advancing in nuclear fusion research with a detailed plan to develop a steady state superconducting तोकमक भारत, SST भारत, ठीक है। स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग तोकमक भारत। नाउ तोकमक क्या है, तोकमक क्या होता है? नाउ इट इज अ मशीन, ठीक है, इट इज अ चैम्बर बेसिकली। क्या है, इसको क्या बोलते हैं? चैम्बर है, चैम्बर फॉर प्रोड्यूसिंग कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन इन हॉट प्लाज्मा। कंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन इन हॉट प्लाज्मा, ठीक है। एक चैम्बर है जिसमें हॉट प्लाज्मा में कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन करवाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? तोकमक, ठीक है। तो तोकमक भारत, SST भारत, ये एक ऐसा जनरेटर है जो 130 मेगावाट जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, 100 मेगावाट फ्रॉम फ्यूजन एंड 30 मेगावाट फ्रॉम फिजन, ठीक है। इसको क्या कहा गया है? फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, फर्स्ट इंडियन फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ठीक है, एक सॉर्ट ऑफ जनरेटर है, ठीक है। दिस प्रोजेक्ट and commission a full-scale demonstration reactor by 2060 with an आउटपुट टू इनपुट रेशियो 20 एंड पावर आउटपुट 250 मेगावाट। मतलब हमारा जो टारगेट है वो 250 मेगावाट का है, पर रिसेंटली अभी जो काम कर रहा है वो 130 मेगावाट पे काम कर रहा है, ठीक है। सो इट इज अ हाइब्रिड रिएक्टर। हाइब्रिड रिएक्टर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें फिजन और फ्यूजन दोनों का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है आपके पेपर के लिए, तो इसको भी याद रखिएगा। SST भारत क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर इम्पॉर्टेंट न्यूज विच इज प्रोजेक्ट विजयक। प्रोजेक्ट विजयक किसके द्वारा बनाया गया है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मतलब BRO के द्वारा। मार्क्ड इज 15th राइजिंग डे, ठीक है, 15th राइजिंग डे सितंबर में होता है कारगिल लद्दाख। द प्रोजेक्ट हैज एक्सटेंडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन वन ऑफ द वर्ल्ड टफेस्ट टेरेन विद इन्वेस्टमेंट एक्सीडिंग 1200 करोड़, ठीक है। इट ट्रांसफॉर्म लद्दाख कनेक्टिविटी एंड ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस। तो ये जो BRO है ये लद्दाख में आप देख सकते हैं, कारगिल लद्दाख वाले रीजन में आपको जो रोड सर्विसेज है ये आपकी कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है प्रोजेक्ट विजयक के द्वारा, ठीक है। दिस माइलस्टोन मार्क द BRO इंजीनियरिंग एक्सीलेंस एंड कमिटमेंट टू नेशनल सिक्योरिटी एंड रीजनल डेवलपमेंट। तो प्रोजेक्ट विजयक किसका है ये याद रखना है, बेसिकली आपको BRO का है। कहाँ के लिए है? कारगिल और लद्दाख में कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए, मतलब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मेनी मोर थिंग्स इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मूविंग अहेड, अमोघ फ्यूरी, ठीक है, इंडियन आर्मी की अमोघ फ्यूरी इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। अभी आपने कोंकण एक्सरसाइज पढ़ी, अभी आपने जल प्रहार एक्सरसाइज पढ़ी, वो इंडियन नेवी की थी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अमोघ फ्यूरी जो इंटीग्रेटेड फायर पावर एक्सरसाइज है, ठीक है। Indian Army Sapt Shakti Commandant recently conducted a major integrated firepower exercise named Amok Fury at Mahajan Field Firing in Rajasthan, Thar Desert. This drill tested combat power coordination of operation readiness in stimulated battle conditions. ठीक है, तो ये एक फायर पावर एक्सरसाइज है, याद रखना है। ऐसी और दूसरी एक्सरसाइज कौन कौन सी अभी न्यूज में है हाल फिलहाल? युद्ध अभ्यास एक आपको याद रखना है, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास न्यूज में है, किसके बीच में होती है? युद्ध अभ्यास किसके बीच में होती है?
युद्ध अभ्यास होती है इंडिया एंड यूएसए। ठीक है, ये याद रखना है पहली। दूसरी आपको कौन सी याद रखनी है सर? कोल्ड स्टार। कोल्ड स्टार अभी न्यूज में है। कोल्ड स्टार ये क्या है? काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज है। काउंटर ड्रोन एक्सरसाइज है। ठीक है, इंडिया करता है कोल्ड स्टार्ट। दूसरी हमारी कौन सी इंपॉर्टेंट है? तीसरी, सॉरी, थर्ड वन इज एकीएम। के एकीएम एक्सरसाइज इंडिया और किसके बीच में होती है? सेवरल अफ्रीकन नेशंस। ठीक है, ये लिख लीजिएगा, आपसे पूछा जाता है। ठीक है, डिफेंस के क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं रेंडमली आपके पेपर में, तो आपको पता होना चाहिए। जेट पैड, जेपैड जिसे हम बोलते हैं, जेपैड 2025 ये किसके बीच में होती है? रशिया और इंडिया के बीच में। रशिया बेलारूस का जो रीजन है, बेलारूस का जो रीजन है उसके बीच में आपको ये देखने के लिए मिलती है, इंडिया और बेलारूस से जेपैड। ठीक है, जेपैड एक्सरसाइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो रिसेंटली अभी न्यूज में, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आपको देखी गई है, अनंत शस्त्र सिस्टम विच इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, ये क्या है? एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और पाकिस्तान ड्रोन अटैक ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, ये काम में आया था अनंत शस्त्र सिस्टम। ठीक है, ऐसी ये मिसाइल्स का आप मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिसाइल है, ये एक्सरसाइज नहीं है, क्या है? मिसाइल सिस्टम है। ठीक है, ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है जो सरफेस टू एयर चलती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सरफेस टू एयर। ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स है जो आपको पता होनी चाहिए? अनंत शस्त्र कहाँ यूज की गई थी? ऑपरेशन सिंदूर में, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर मैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स और सरफेस टू एयर मिसाइल्स की बात करूं, तो सरफेस टू एयर मिसाइल्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है आकाश। आपको पता होना चाहिए दैट इट इज अ सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक है, बराक 8, इट इज ऑल्सो सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर मतलब जो लैंड से हवा में छोड़ी जाए, लैंड से हवा में छोड़ी जाए। ठीक है, अनंत शस्त्र भी कैसा सिस्टम है जो आपको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम लैंड टू एयर, मिसाइल्स छोड़ के। ठीक है, तो यहाँ पे जो ड्रोन्स, पाकिस्तानी ड्रोन अटैक हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है। ठीक है, उसमें पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को काउंटर किया था अनंत शस्त्र सिस्टम ने। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ना, इट इज अ सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें हम मिसाइल्स को छोड़ते हैं। ठीक है, ड्रोन्स पे मिसाइल्स, ड्रोन्स आते हैं उनको मिसाइल से काउंटर करते हैं। तो ऐसी मिसाइल्स कौन सी हैं जो एयर टू सरफेस छोड़ी जाती हैं? इंडिया के पास है आकाश, बराक 8, S-400 भी आपने नाम सुना होगा, S-400 का। ठीक है, S-400 भी एक इंपॉर्टेंट है, ट्रिम्फ। ठीक है, S-400 ट्रिम्फ। त्रिशूल, अगर याद करो आप तो, त्रिशूल, ये कुछ ऐसी प्रोमिनेंट है जो न्यूज में बनी रहती है, तो आप इसको लिख लीजिए ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी आप प्रिपेयर करें, तो डिफेंस के सेक्टर से जो हमारी न्यूज आती है वो ऐसी ही इन्हीं के ऊपर डेवलप्ड होके आती है। ठीक है, तो इनके बारे में हम ऑल दो डिटेल में बात करेंगे, जहाँ पे हम पूरे डिफेंस के जितने भी करंट अफेयर्स हुए उनको कंपाइल करेंगे। ठीक है, जब हमारा जो क्लासेस होंगी वो एंड पे आना स्टार्ट होंगी, तब उनको हम कंपाइल कर लेंगे। ठीक है, बट अभी आपको पता होना चाहिए आकाश, बराक 8, 400, S-400, त्रिशूल। त्रिशूल जो है वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है। ठीक है, अच्छा, ये अनंत शस्त्र जो है ये किस में ये किसने बनाया गया है? BHEL ने बनाया इसे। ठीक है, और ये कैसी, कैसा सिस्टम है? इससे रिलेटेड आपको ऐसे भी लिखा आ सकता है, QRSAM। QRSAM का मतलब क्या होता है? क्विक रिएक्शन
सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है, क्या है ये? क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल्स। ठीक है, क्यू आर सैम। ठीक है, क्यू आर सैम। मूविंग अहेड, अब बात आगे बढ़ाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है हमारा, हाइड्रल प्रोजेक्ट, जो रिसेंटली न्यूज में है, आपसे डैम से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सल्वाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है हमारा? चेनाब रिवर पे। किस रिवर पे है हमारा? चेनाब रिवर पे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये रन ऑफ द वाटर स्कीम में बनाया गया है। मतलब ऐसा डैम जिसमें पानी जो है वो मेन स्ट्रीम से लिया जाएगा, उसको कट किया जाएगा, और हेल्प उससे हेल्प ली जाएगी टरबाइन्स को रोटेट करने में। ठीक है, टरबाइन्स को रोटेट करने में, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो कुछ पोर्शन जो है वो रिवर का कट ऑफ किया जाएगा और उसको इस डैम में हेल्प की ली जाएगी, जिससे कि हम टरबाइन्स को रोटेट कर सकें। सलवाकोटी हाइडल प्रोजेक्ट कहाँ पे बनाया गया है? चेनाब रिवर में, जम्मू कश्मीर रीजन में। ठीक है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डैम है। ठीक है, JNK इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाइड्रो पावर कोऑपरेशन। ठीक है, नेशनल हाइड्रो पावर कोऑपरेशन के अंदर इसको बनाया जा रहा है। मूविंग अहेड, चार बाहर पोर्ट, अगेन इट इज इन न्यूज। ऑलरेडी आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है GSI में, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट एग्जामिनेशन में, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगेन इट इज इन न्यूज, क्योंकि यूएस ने यहाँ पे सेंक्शन लगा दिए हैं दोबारा से, जिसकी वजह से 120 मिलियन इन्वेस्टमेंट जो इंडिया का है वो एट स्टेक आ गया है, रिस्क पे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे सेंक्शन लग चुके हैं। ठीक है, एक अभी न्यूज में है, जो अभी 7 अक्टूबर की न्यूज है, पाकिस्तान ने पासी पोर्ट, जो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है, पासी पोर्ट किसको दे दिया है? यूएसए को प्रपोज किया है कि आप इसको अपने फंक्शनिंग में लीजिए। ठीक है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पासी पोर्ट आपको याद रखना है, कहाँ पे है? पाकिस्तान में, ईरान से ज्यादा दूर नहीं है। चार बाहर पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए? चार बाहर पोर्ट से हम बेसिकली चाहते ये थे, देखिए पासी पोर्ट यहाँ कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा, पासी पोर्ट। ठीक है, पासी पोर्ट यहाँ कहीं आपको देखने के लिए मिलता है। ग्वादर, ग्वादर जो पोर्ट है पाकिस्तान का, उसके पास ही है पासी पोर्ट, जो अब वो पाकिस्तान जो है वो यूएसए को प्रपोज कर रहा है। तो इट इज वेरी क्रूशल इंटरनेशनल रिलेशन। आगे जितनी भी डेवलपमेंट होगी इस न्यूज के अराउंड, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिटेल में। खैर, इंडिया अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता था चार बाहर पोर्ट से, तभी उसको डेवलप कर रहा था। चार बाहर पोर्ट से अवॉइडिंग पाकिस्तान, हम सेंट्रल एशिया की तरफ अपना जो जितनी भी हमारा ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, उसको एनहांस करना चाहते थे। ठीक है, सो क्योंकि पाकिस्तान के साथ ऑब्वियसली हमें पता है कि हमारे अच्छे रिलेशंस नहीं हैं, और ना कभी बन पाएंगे, और ना हमें बनाने की जरूरत है। बट स्टिल हमें अपनी कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया तक तो पहुंचानी थी, तो इट्स अ बेटर वे कि हम चार बाहर पोर्ट को यूटिलाइज करें और उससे अपनी कनेक्टिविटी अफगानिस्तान, काबुल, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, जैसी जगहों पे, टर्की, ठीक है, इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज पे हम अपना जो है होल्ड कर सके ट्रेड के रिस्पेक्ट, बाय पासिंग दी पाकिस्तान। तो ऐसा कुछ आइडिया था, बट अभी ये रिसेंटली दोबारा न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि यूएसए ने अगेन इस पे क्या लगा दिए हैं? सैंक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट था 120 मिलियंस का, वो एट स्टेक आ चुका है। और एक बहुत बड़ी न्यूज में दोबारा चार बाहर पोर्ट जो है इंडिया के पर्सपेक्टिव से न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, पासी पोर्ट याद रखेंगे, पासी पोर्ट ग्वादर के रीजन के पास है। ग्वादर, आप ये रीजन देख रहे हैं पाकिस्तान का, इसके रीजन के पास ही है पासी पोर्ट, और वेस्ट में है। तो ये याद रखिएगा। मूविंग अहेड, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्या किया है? हमारा जो ये इंपॉर्टेंट मार्शलैंड है, पलई करनई मार्शलैंड, जो चेन्नई में पड़ता है, इसके अराउंड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कंस्ट्रक्शन को सस्पेंड कर दिया, मतलब हॉल्ट कर दिया है। अब पलई करनई अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्शलैंड है, बिकॉज इट इज फ्यू ऑफ द लास्ट रिमेनिंग नेचुरल वेटलैंड्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया में ऐसे वेटलैंड्स बहुत ही कम बचे हैं। ये 20 किलोमीटर दूर है बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो उसके लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट है।
साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि मार्शलैंड या वेटलैंड्स जो होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। कौन कौन से? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सपोर्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, राइट। सेकंड है, ये वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। इनके अंदर जो आपके प्लांट्स होते हैं उनकी रूट से क्या होता है, पानी फिल्टर होता है। बहुत सारा पानी क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, उसमें जो जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं या कुछ ऐसे टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं वो वॉश आउट हो जाते हैं, मतलब फिल्टर हो जाते हैं, तो इट इम्प्रूव्स वाटर क्वालिटी, ठीक है। और यही पानी क्या होता है, ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ग्राउंड वाटर लेवल जो है एरियाज का बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट रहता है ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन करने के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज फ्लड डिजास्टर्स, जितने आप आज के न्यूज में देख रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ फ्लड आ गया, यहाँ पे फ्लड ने इतने लोगों को हार्म कर दिया, या आप कहीं भी देखते हैं, फ्लड डिजास्टर्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है वेटलैंड्स का होना हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है। तो ये जो एक्सेस ऑफ वाटर है उसको स्टोर कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये फ्लड डिजास्टर्स में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये तो कुछ प्रोमिनेंट फंक्शन हो गए वेटलैंड्स के जो आपको पता होने चाहिए। दैट्स व्हाई वी पुट कंजर्वेशन एफर्ट्स। जैसे कि आपने रामसर कंजर्वेशन आपने सुना होगा, ठीक है, काफी सारी रामसर साइट्स भी है हमारी कंट्री में जो वेटलैंड्स के लिए डेजिग्नेट की जाती है, उनके कंजर्वेशन के लिए एफर्ट किया जाता है, राइट। मूविंग अहेड, अब ये जो कंस्ट्रक्शन है ये हॉल्ट किसने किया है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हॉल्ट किया। अब इस बॉडी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है? स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है। ऐसी बॉडी है, एक स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी है, मतलब इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उनको जज करते हैं, राइट, उनके ऊपर जस्टिस प्रोवाइड करते हैं, तो इट इज अ स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडी, ठीक है। ये इसलिए बनाई गई थी कि कोर्ट में जो है कोर्ट को एक तो थोड़ा सा रिलीफ मिले एक्स्ट्रा जो इन्वायरमेंटल केसेस होते हैं उनसे, दूसरा इन्वायरमेंटल केसेस को प्योरली फोकस दिया जा सके, तो इसलिए भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स को बनाया गया था अंडर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, एनजीटी एक्ट 2010। सो इट इज अ स्टैट्यूटोरी बॉडीज, मतलब पार्लियामेंट्री एक्शन से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, ठीक है, स्टैब्लिश किया गया था 2010 में बाय द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? अगर आपसे कोई इसका हेडक्वार्टर पूछता है तो इसका हेडक्वार्टर आप बोलेंगे न्यू दिल्ली में है। बट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के साथ एक और सिग्निफिकेंट आपको चीज क्या याद रखनी है, इसकी रीजनल बेंच होती है, ठीक है, काफी सारी जगह इसकी रीजनल बेंच होती है। जैसे अगर मैं बात करूं सेंट्रल रीजनल बेंच की, तो वो आपको भोपाल में देखने के लिए मिलेगी। भोपाल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगी? सेंट्रल रीजनल बेंच, ठीक है। तो ये बात कर रहा हूं मैं रीजनल बेंचेस की, अलग अलग रीजन के लिए बेंचेस बनाई जाती है जहां पे आप अपने केसेस, इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस जो है लेके जा सकते हैं। तो सेंट्रल रीजनल बेंच का है आपकी भोपाल में है। देन पुणे में जो है, पुणे में इसकी वेस्ट रीजनल बेंच है। वेस्ट रीजनल बेंच आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? पुणे में देखने के लिए मिलेगी। कोलकाता में इसको, यहाँ पे आपकी ईस्ट रीजनल बेंच है। और चेन्नई में जहां का ये केस है, चेन्नई में आपका वेस्ट, वो सॉरी, साउथ रीजनल बेंच आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगी? चेन्नई में देखने के लिए मिलेगी। द साउदर्न बेंच ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज रिसेंटली ऑर्डर्ड द सस्पेंशन ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विद इन 1 किलोमीटर ऑफ पलई करनाई मार्शलैंड, राइट। सो ये न्यूज थी, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने लिखे, आपको ये थोड़े से पता होने चाहिए। मूविंग अहेड, अगली बात करते हैं एस्ट्रोस्टैट की। एस्ट्रोस्टैट क्या है? एस्ट्रोस्टैट है एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो इंडिया ने 2015 में
28 सितंबर को लॉन्च की थी, ठीक है, PSLV-C30 मिशन के अंडर, ठीक है। PSLV-C30 मिशन के अंडर 2015 में ये सैटेलाइट लॉन्च लॉन्च किया गया था। इट इज अ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सिग्निफिकेंट है? इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट। बेसिकली ये डिफरेंट वेवलेंथ में अर्थ को ऑब्जर्व कर रही थी, ठीक है। ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन विजिबल अल्ट्रावायलेट लो एंड हाई एनर्जी एक्सरेज रीजन साइमल्टेनियसली, ठीक है। सो डिफरेंट वेवलेंथ में इसको क्या करा जा रहा था, यूनिवर्स को बेसिकली ऑब्जर्व किया जा रहा था, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट मिशन एनेबलिंग लॉन्ग टर्म स्पेस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। फर्स्ट मिशन था इंडिया का जो इतने लंबे समय तक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जो है इंडिया से बाहर, मतलब इंडिया से लॉन्च की गई थी, राइट। इनिशियली इट वॉज डेडिकेटेड फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए इसको भेजा गया था। बट एक्चुअली इसने अभी 2025 में 10 साल का माइलस्टोन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। सो एक डिकेड हो गया है अमंग दी स्टार्स इस सैटेलाइट को, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। काफी सारी स्टडीज में इसका यूज हुआ है, ब्लैक होल को स्टडी करने में, न्यूट्रॉन स्टार को स्टडी करने में, एंड मोर सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। FUV photon from galaxy 9.3 लाइट ईयर्स अवे भी इसको लिखा गया था, ठीक है। तो बेसिकली आपको करंट अफेयर्स के लिए क्या याद रखना है, एस्ट्रोस्टैट कैसी है, एक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। कब लॉन्च किया गया था, 2015 में लॉन्च किया गया था। रिसेंटली इसने क्या किया है, 10 साल कंप्लीट कर दिए गए, एंड इट इज द फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। मूविंग अहेड, आगे बात करते हैं। नाउ सम इंटरनेशनल न्यूज। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। इथोपिया ने इनॉग्रेट किया है अफ्रीका का बिगेस्ट डैम, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, ग्रैंड इथोपिया रेनिसेंस डैम, ग्रैंड इथोपिया रेनिसेंस डैम, GERD। ये किस पे बना है, ब्लू नाइल पे बना है। अब आपको पता होगा कि नाइल जो रिवर है आपकी, नाइल रिवर की दो ट्रिब्यूटरीज है, एक ब्लू नाइल और दूसरी ट्रिब्यूटरी है आपकी व्हाइट नाइल, ठीक है। तो अगर मैं आपको नाइल रिवर का पूरा कैचमेंट एरिया दिखाऊं तो आप देखेंगे कि लेक विक्टोरिया जो तंजानिया और केनिया के बॉर्डर पे आपको देखने के लिए मिलती है, लेक विक्टोरिया से निकलती है आपकी व्हाइट नाइल, ठीक है। व्हाइट नाइल आपकी लेक विक्टोरिया से आती है खार्तूम तक, जो कि सूडान में है। सूडान की कैपिटल आप देख सकते हैं खार्तूम, राइट। फिर लेक ताना से आती है हमारी ब्लू नाइल, लेक ताना से आती है हमारी ब्लू नाइल, ठीक है। और ये भी क्या मिलते हैं, खार्तूम में मिलते हैं। देन जब ये दोनों मिल जाती है तो आपकी नाइल रिवर जो है यहाँ पे आसवान डैम, निसार लेक, ठीक है, इजिप्ट से होते हुए मेडिटेरियन सी में ड्रेन कर जाती है, ठीक है। तो ये है पैटर्न नाइल का। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं लेक विक्टोरिया से कौन सी निकलती है, व्हाइट नाइल, राइट। और लेक ताना से निकलती है आपकी ब्लू नाइल, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, लेक ताना कहाँ पे है, इथोपिया में। कहाँ पर है, इथोपिया में। लेक ताना कहाँ पर है, इथोपिया में। 3-4 बार बोलिए, इथोपिया, लेक ताना, इथोपिया, ठीक है। यहीं पे क्या बनाया गया है, ग्रेट इथोपियन रेनिसेंस डैम, जिसका थोड़ा सा विरोध इजिप्ट में देखने के लिए मिला आपको, क्योंकि इजिप्ट में जो है फिर पानी को आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ब्लू नाइल के पानी को कंट्रोल कर पाएंगे तो आप बेसिकली नाइल के पानी को कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़े से डिस्प्यूट्स यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। बट इथोपिया लॉन्चेस अफ्रीका लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये भी आपको याद रखना है, अफ्रीका का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अभी आपने एक चेनाब में इंडिया इंडिया में पढ़ा था, उसका कमेंट में आप नाम बताएंगे, ठीक है। इसका कुछ थोड़े से स्पेसिफिकेशन दे रखे हैं। रिवर नाइल, ब्लू नाइल पे इसको बनाया गया है, सूडान बॉर्डर के पास है, नियर सूडान बॉर्डर। खार्तूम आपने देखा ही था, नियर सूडान बॉर्डर इसको बनाया गया है। 170 मीटर इसकी हाइट है, 2 किलोमीटर इसका लेंथ है, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये याद रखना है कि ग्रेट इथोपियन रेनिसेंस डैम कहाँ पर है, ठीक है, और ये कौन सी रिवर पे बनाया गया है। सो दैट, आई गेस दैट्स ऑल फॉर टुडे। ऐसे ही हम आगे अपनी क्लास में अगले 7 डेज के करंट अफेयर्स को कंपाइल करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
एंड अगर आप इस सीरीज को फॉलो करते हैं तो आई विल मेक श्योर कि आपका करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो पेपर में आपको दिक्कत ना दे, राइट। और आप मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड उनको अटेम्प्ट कर पाए इजीली, राइट। सो इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो हम उसके ऊपर आने वाली क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।